आदरणीय शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित तमाम लोग और मेरे मेरे प्यारे सहपाठियों, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ सीसीआरसी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और एमए के इस कोर्स में मुझे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जिसमें हमें प्राचीन शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में प्रासंगिकता को देखना है। वह हम देखेंगे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में प्रासंगिकता। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व, ज्ञान और कौशल का एकीकरण था। इस प्रणाली में आध्यात्मिक विकास और गुरु शिष्य परंपरा महत्वपूर्ण थी। आज भी इस प्राचीन शिक्षा मूल्यों की प्रासंगिकता है और हम उससे कुछ सीख सकते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता था। यह न केवल ज्ञान और कौशल का विकास करती थी, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व और आध्यात्मिक पक्ष पर भी ध्यान देती थी। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से छात्रों को व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यों का पालन कराना सिखाया जाता था। आज के समय में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की कई विशेषताएं भी प्रारंभिक हैं। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक विकास और नैतिक मूल्यों का महत्व आज भी बना हुआ है। इस मूल्यों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी शामिल किया गया है ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके। वैदिक काल में शिक्षा का महत्व, ज्ञान का संरक्षण। वैदिक काल में ज्ञान को संरक्षित और आगे बढ़ाया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करना था। क्योंकि जब हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें एक बच्चे की सुबह में उसके सूर्योदय के उग्रास से लेकर के उसके रात्रि के विश्राम तक का हर एक समय, काल और मुहूर्त निश्चित होता था। उसके अनुरूप उसको आध्यात्मिक, सात्विक और अध्ययन सामग्री के कार्यों को करना पड़ता था और साथ ही अपने गुरु के और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने दैनिक दिनचर्या के कामों को भी किया करता था। व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा में छात्रों के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास पर भी बल दिया जाता था। यह उसके समग्र विकास में मदद करती थी। क्योंकि जब शिक्षा हम बुक तक ही या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक ही सीमित रखते हैं तो हमारी नैतिक और बौद्धिक विकास क्षुण्ण हो जाती है क्योंकि हम एक छोटे से पैरामीटर में बंद कर रह जाते हैं। और जब हमें बहुआयामी रूप से पढ़ाया, समझाया और बताया जाता है और जब हम उसको सीखते हैं तो हमारा बौद्धिक और रोचकता भी बढ़ती है और बौद्धिक विकास भी होता है और हमें समग्रता का ज्ञान होता है। गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षक और छात्रों के बीच गहरे संबंध होते थे जिससे ज्ञान का प्रसार होता था और छात्र पूर्णतया विकसित होते थे। क्योंकि हम उस शिक्षा प्रणाली की बात आज कर रहे हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा में कहा जाता है, हमारे हिंदू या अन्य परंपराओं में जो भारतीय परंपराएं हैं उसमें कहा जाता है जो मानव का जन्म 2 बार होता है। मानव को द्विज कहा गया है। द्विज इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव एक बार जन्म अपनी माता के गर्भ से लेता है और दूसरी बार जन्म उसका तब होता है जब वो सुयोग्य गुरु के पास जाकर उससे दीक्षा लेता है और शिक्षा को प्राप्त करता है। तो हम लोग द्विज व्यवस्था से आते हैं। इसमें गुरु की इतनी महत्वता दी गई है जो जब तक हम किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, जब तक हमारा एक गुरु ना होगा हम उसमें सफल नहीं हो सकते। आधुनिक काल में प्राचीन शिक्षा की चुनौतियां। तकनीक का प्रभाव। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में तकनीक का कम उपयोग होता था जो आधुनिक काल में एक चुनौती बन गया। क्योंकि आज जब हम देखते हैं जो आधुनिकता की इस होड़ में हमें कहीं ना कहीं अब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। हम उस अध्ययन परंपरा से आते हैं जहां पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही कॉपियों की जरूरत नहीं होती थी। क्योंकि जब गुरु वाचन करते थे तो शिष्य उनका स्मरण करते थे, निधिध्यासन करते थे और मनन करते थे, जिससे हमें ना तो सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ती थी ना ही हार्ड कॉपी की, और टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है। अध्ययन में टेक्नोलॉजी की जरूरत जितनी बढ़ती जा रही है हमारी बौद्धिक क्षमता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती जा रही है। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तीव्र गति। वर्तमान समय में तीव्र गति और
तनाव के कारण प्राचीन शिक्षा मूल्यों को अपनाना कठिन हो गया है, क्योंकि जब हम देखते हैं जो प्राचीन काल में मनुष्य का आयु 100 से भी अधिक वर्ष हुआ करता था, और जब हम आज अपनी आयु को आकलन करते हैं तो 60 वर्ष का आता है। तो इस समय काल में हमें उन ज्ञानों को अर्जित करना है, उसके लिए समय बहुत कम होते जा रहा है। इसको देखते हुए हमें शिक्षा की तकनीकी विकास तो करनी ही है, साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है जो तकनीक के साथ विकास तो हो, लेकिन हमारा बहुआयामी विकास उससे प्रभावित न हो। व्यावसायिकता, आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में व्यावसायिक कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो प्राचीन शिक्षा के समग्र विकास के दृष्टिकोण से भिन्न है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो आज बच्चा पढ़ाई मात्र इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का यह कर्म होता है जो ज्ञान अधिक से अधिक गुरु से हम अर्जित कर पाए। लेकिन अभी का जो समय काल और वस्तु स्थिति चल रही है उसके मुताबिक व्यावसायिकता है शिक्षा के अंदर भी, क्योंकि जब एक बच्चा किसी विषय या वस्तु को लेकर पढ़ता है तो वह मात्र इतनी तक सीमित नहीं रहता है जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना, मुझे यह उनका लक्ष्य क्लियर होता है जो मुझे इतना पढ़ना है और इस कंपनी में या इस पद पे जॉब करना है। तो हमें व्यावसायिकता को शिक्षा से मतलब रखना है, क्योंकि हमें जो 4 बहुआयामी दिया गया है दृष्टिकोण, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो उसमें अर्थ प्राप्ति करना एक मैंडेटरी है, सबको करना है, लेकिन उसके लिए एक समय काल निर्धारित किया गया है जो विद्या अर्जन के बाद आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व विकास का महत्व, आत्म अनुशासन। प्राचीन शिक्षा में छात्र को आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण सिखाया जाता था। इसको हम आज के समय काल से अगर जोड़े तो हम यह देख सकते हैं जो किस प्रकार आज सोशल मीडिया और जो वर्तमान की जो टेक्नोलॉजीज है वह छात्रों को अपने गिरफ्त में कैसे लेती जा रही है। जो अगर कोई बच्चा 5 मिनट के लिए किसी टॉपिक को देखने के लिए फोन लेता है तो वह घंटों घंटों तक फोन को चलाते हुए रहता है, तो वह आत्म अनुशासन की कहीं ना कहीं हमें कमी दिखती है। नैतिक मूल्य, इस प्रणाली में छात्रों को नैतिक मूल्यों और आचरण को महत्व दिया जाता था, क्योंकि जब तक एक मनुष्य जब तक एक मनुष्य नैतिक नहीं होगा तब तक समाज नैतिक नहीं हो सकता, और जब तक समाज नैतिक ना हो तब तक देश नैतिक नहीं हो सकता। इसलिए नैतिकता छात्र के जीवन का एक आधारभूत स्तंभ होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास करना था, जिसमें आध्यात्मिक पहलू भी शामिल था। क्योंकि जब हम देखते हैं जो शिक्षा मतलब ज्ञान अर्जन के दौरान ही हमें कई डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है जो हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, या आज की जो वर्तमान की समस्या है जो सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं इसको खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब हमें डीमोटिवेशन होती है तो आजकल हमें यूट्यूब पे मोटिवेशन का पिल्स दिया जाता है। हम जब आध्यात्मिक विकास की ओर दृष्टिपात करेंगे तो हमें उन पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आज उसका वीडियो देख लो तो कल उसका जो हमें मोटिवेशन मिल सके। जीवन कौशल, छात्रों के जीवन के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर क्षण किसी न किसी कौशल की आवश्यकता पड़ती है। आज हम अगर कहीं पर जाके 10 लोगों या 100 लोगों या किसी के भी सामने कुछ बोलना है उसके लिए कौशल चाहिए, कहीं हमें किसी के सामने बैठना है तो उसमें भी कौशल चाहिए, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए एक कौशल होना चाहिए जिससे कि आप उस कार्य में निपुण हो सकते हैं। प्राचीन शिक्षा में ज्ञान और कौशल का एकीकरण, प्राचीन शिक्षा केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, अपितु आज की जो सरकार हमारे न्यू एनईपी में जो ऐड करना चाह रही है, जो ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ उसमें कौशल का भी विकास हो सके, उस पर भी ध्यान दिया जाता था। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में ज्ञान के अर्जन पर बल दिया जाता था, जिसमें वेद, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। प्रयोगात्मक शिक्षा, छात्रों को व्यावसायिक कौशल और प्रयोग अनुभव प्रदान किए जाते थे जिससे उनका समग्र विकास हो सके। व्यावहारिक कौशल और प्रायोगिक अनुभव प्रदान किए जाते थे जिससे उसका समग्र विकास होता था। अनुप्रयोग और सृजनात्मकता, छात्रों के ज्ञान का अनुप्रयोग करने और नए विचारों को
विकसित करने को अवसर मिलता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म का महत्व। आध्यात्मिक अभ्यास छात्रों को ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करने के अवसर मिलते थे, क्योंकि योग हमारे विद्या अर्जन का जो क्रम था उसका एक अभिन्न हिस्सा था, जिसमें योग हमें पढ़ना, सीखना और करना होता था। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाता था, जो हमें जीवन जीना और जीवन से लेकर के समाज और देश तक को संवारने का सलीका और कला को सिखाता था। आध्यात्मिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना था, ताकि वे जीवन को समझ सके, क्योंकि जब तक एक मनुष्य अपने आप को नहीं समझ सकता है तब तक उसमें मनुष्यता नहीं जागृत हो सकती है, और जब तक मनुष्यता जागृत नहीं हो सकती तब तक हम मनुष्य नहीं हो सकते। आत्म साक्षात्कार, छात्रों को अपने आप को जानने और समझने की अनुमति दी जाती थी, क्योंकि जब तक अपने व्यक्तित्व को आप जान ना ले, जो आपकी यह कमजोरी है, आपकी यह मतलब कुशलता है, तब तक आप किसी भी फील्ड में जाकर अच्छा नहीं कर सकते। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में छात्र शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध था, जिसमें आदर्शों और मार्गदर्शन का आदान प्रदान होता था। निजी मार्गदर्शन, गुरु शिष्य की आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार निजी मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता था। परंपरा का संरक्षण, शिक्षा का ज्ञान और दर्शन को इस प्रणाली में सुरक्षित और आगे बढ़ाया जाता था, क्योंकि जब हम आज का समय काल देखते हैं तब हजारों हजार और 100 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, तो कहीं गुरु और शिष्य के बीच जो वह समरसता, वह संबंध स्थापित होना चाहिए, उसमें बाध्यता उत्पन्न होती है। जो वह गुरु कितने शिष्यों के साथ उतनी समरसता बना सके जितनी हमारी प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली में हुआ करती थी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में समग्र विकास का दृष्टिकोण, बौद्धिक विकास, इस प्रणाली में छात्रों को व्यापक ज्ञान और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदान की जाती थी। कौशल विकास, छात्रों को व्यवहारिक कौशल और प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान किए जाते थे, जिससे उनकी कौशल क्षमता बढ़ती थी। आध्यात्मिक विकास, इस प्रणाली में छात्रों के आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता था, ताकि वे जीवन को समझ सके। जब हम देखते हैं जो प्राचीन अध्ययन प्रणाली जो था, उसमें सर्टेन पॉइंट तक शिक्षा दिया जाता था और उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती थी। वह परीक्षा मात्र कॉपीज पर ही सीमित नहीं हुआ करती थी, वह हमारे व्यवहारिक शिक्षा को भी आकलन किया जाता था, जिसका उदाहरण हम महाभारत से भी ले सकते हैं, जो कैसे अर्जुन से आचार्य द्रोण ने लिया था परीक्षा, या पांडवों और कौरवों से लिया था, या उसके अन्य भी उदाहरण मिलते हैं। चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का लिया। तो हमें मात्र बुकिश नॉलेज और बुकिश एग्जाम पर ही फोकस नहीं करना है, अपितु उसके कौशल और उसके व्यक्तित्व में क्या सुधार या विकास हुआ, उसका भी परीक्षण करना है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन शिक्षा की प्रासंगिकता, व्यक्तित्व विकास, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता था, जो कि आज भी प्रासंगिक है। समग्र दृष्टिकोण, इस प्रणाली में ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता था, जो आज भी उपयोगी है, क्योंकि यह जब तक होगा नहीं तब तक समाज और देश का विकास नहीं हो, मतलब देश का मूल्यों का विकास नहीं हो सकता। विविधता और सहिष्णुता, प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने विविधता और सहिष्णुता को संरक्षण किया, जो वैश्विक कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं, जहां पर एक मत का आदमी दूसरे मत के आदमी के साथ वार्तालाप किया करता था और अपने प्रश्नों का उत्तर और अध्यात्म की और नई नई चीजों को ढूंढता था। और उसी की कमी की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी उत्पन्न हो रही है। निष्कर्ष और भविष्य, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित था। इसमें ज्ञान, कौशल और आध्यात्मिकता का एकीकरण था। यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है और इसमें निहित सीख का भविष्य में बहुमूल्य उपयोग किया जा सकता है। इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विविधता और सहिष्णुता का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक समुदाय
में एकजुटता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। यह हमारी समृद्ध और बहुसांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की कई विशेषताएं अभी भी प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक विकास और नैतिक मूल्यों का महत्व आज भी बना हुआ है। इन मूल्यों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी शामिल किया जा सकता है ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके। साथ ही प्राचीन शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व और कौशल के संतुलन विकास पर जोर दिया जाता था। यह दृष्टिकोण आज की तेजी से बदलती दुनिया में भी उपयोगी है, जहां व्यक्तिगत कौशल और नेतृत्व क्षमताओं का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। सजेशन